हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ऋचा भास्कर है और आज आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 नेम्ड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ने से पहले हमें तो इस नाम का पूरा अर्थ पता होना चाहिए, पूरा मीनिंग पता होना चाहिए हमें इसका कि इनहेरिटेंस क्या होती है ना। और तो मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस के साथ कि इनहेरिटेंस होता क्या है। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस आप सबने देखा है। आप जैसे मैं हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से, अपने पापा से, अपने मम्मी से मिलता जुलता है। मतलब लाइक मेरी आईज़ कुछ मैच करती हैं, ठीक है। मतलब लाइक मेरे फीचर्स जो हैं वो मेरे पेरेंट्स से मैच करते हैं, मम्मी से भी पापा से भी, है ना। हम सब देखते हैं, आप भी देखते होंगे, ठीक है। बट वी आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ आवर पेरेंट्स, है ना। हम हूबहू तो नहीं है उनकी तरह, बट हाँ हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, कुछ लोग ज़्यादा कुछ लोग कम, बट रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स से। अब ऐसा कैसे, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल है मतलब जो हम रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स से, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। मतलब कि ये जो ट्रांसफर होता है कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से बच्चों में, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस, है ना। हमारा जैसे मेरा नाक रिजेंबल करता है अपनी मम्मी से, ठीक है। मेरी आईज रिजेंबल करती है मेरे पापा से। तो दीज आर द कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स हैं जो मेरे अंदर कैसे आए, मेरे पेरेंट्स से आए, ठीक है। तो इनहेरिटेंस सबसे पहले पता होना चाहिए। व्हाट इज इनहेरिटेंस? द प्रोसेस ऑफ transfer of character from parents to offspring is called इनहेरिटेंस इसको कहते हैं, ठीक है। हम अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके कुछ कैरेक्टर हमारे अंदर आते हैं और उन कैरेक्टर्स की वजह से हम उनसे रिजेंबल कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, राइट। अब इस इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस इनहेरिटेंस के लिए? बेटा इस इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा कौन? जेनेटिक मटीरियल, दैट इज डीएनए। डीएनए रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ठीक है। हमारा जो जेनेटिक मटीरियल है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। बे डीएनए होता कहाँ है? मेरे सिर में है, मेरे पैर में है, मेरी आंखों में है, मेरी हाथों में है। कहाँ है ये डीएनए? ठीक है बेटा, हमारी बॉडी जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है दैट इज मेड अप ऑफ सेल से मिलकर बनी है। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल, ठीक है। तो हम सेल बना लेते हैं। ये मान लो हमारा सेल है, ठीक है। हमारा सेल मीन्स मेरा सेल, तुम्हारा सेल, है ना। कैसा सेल है हमारा सेल यूकैरियोटिक काइंड ऑफ सेल है। तो मतलब ये सेल जो मैं बनाने जा रही हूँ इट इज अ यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है ये, राइट। अब यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल क्या होता है आप सबको पता है, ठीक है। सबसे पहले तो सेल में एक विस्कस फ्लूइड लिक्विड होता है विच इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के बाहर एक बाउंड्री होती है, दैट बाउंड्री इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, राइट। इसके अलावा हमारे साइटोप्लाज्म में, मतलब यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारी सेल ऑर्गेनल होती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया,
ठीक है, राइबोसोम्स, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, तरह तरह के हमारी बॉडी के हमारी सेल के अंदर तरह तरह के क्या होते हैं, हमारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। तो मैं उसमें ना जाते हुए यूकैरियोटिक के अंदर हमारा डीएनए कहाँ होता है वो बताने जा रही हूँ। हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर एक लार्ज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बनाने जा रही हूँ बच्चे। न्यूक्लियस एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो हमारे जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर रखती है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से। सबसे पहले तो मैं बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस बना रही हूँ येलो कलर में। ठीक है, सो दिस इज द बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेल्प। इसको न्यूक्लियर एनवेल्प कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेल्प, तो दिस इज न्यूक्लियर एनवेल्प। इस न्यूक्लियर एनवेल्प के अंदर अब क्या होता है बच्चे, एक लिक्विड प्रेजेंट होता है। द नेम ऑफ दिस लिक्विड इज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं प्लाज्म। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रोमिनेंट डार्क कलर की स्ट्रक्चर होती है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो ये मैंने जो इस कलर की स्ट्रक्चर बना दी है, दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं बच्चा न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। अब यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं अपना जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। तो हमारा डीएनए भी इसी के अंदर होता है, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से कुछ हमारा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है, ये वाली पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और हमारा जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है इनसाइड दिस न्यूक्लियस। ये हमारा डीएनए है जो मैंने इस तरह से आपको दिखाया है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा डीएनए है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट तरीके से देख लें। मान लो मैं इसको और बड़ा बनाना चाहती हूँ, चलें आगे। ठीक है, मैं इसको, मेरा मन कर रहा है मैं इसको और बड़ा बनाऊं और आपको दिखाऊं कि कैसा होता है हमारा डीएनए। तो न्यूक्लियस के अंदर मान लो ये न्यूक्लियस, अब मैं सेल नहीं ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं न्यूक्लियस ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये हमारा न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के बाहर हमारा न्यूक्लियर एनवेल्प होती है। इस तरह से न्यूक्लियर एनवेल्प मैंने बना दी है ना, ये हमारी न्यूक्लियर एनवेल्प है। और न्यूक्लियर एनवेल्प के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा डीएनए। तो मैं सिर्फ डीएनए बना रही हूँ अभी, क्योंकि हमें डीएनए से मतलब है अभी। ठीक है, तो डीएनए बना रही हूँ। तो इस तरह से हमारा डीएनए मान लो। ठीक है, ये हमारा डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए। अब हमारा डीएनए क्या करता है, हमारा डीएनए रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है, इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमें डीएनए को थोड़ा सा और जानना चाहिए, है ना। तो हमारे डीएनए को मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा बाहर निकाल के दिखा देती हूँ। हमारे डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होती हैं। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है हमारा। तो ये 2 स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, एक स्ट्रैंड के यहाँ पे होता है 5 प्राइम एंड और दूसरे एंड पे होता है 3 प्राइम एंड। इसकी अपोजिट होती है ये, तो दिस विल बी 5 प्राइम एंड और दिस विल बी द 3 प्राइम एंड। अब मैं बताऊंगी ये प्राइम एंड क्या है, 5 प्राइम एंड क्या है, 3 प्राइम एंड क्या है, ये क्या है, पर अभी के लिए इतना समझ लो। ठीक है, कि हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होती हैं विच आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल होने की वजह से ही मैंने यहाँ 5 लिखा, तो इसके सामने वाली पे 3 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, तो यहाँ पे 5 लिखा। ठीक है, अब हमारी न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है बच्चा, वो पूरा का पूरा डीएनए फंक्शनल नहीं होता है। ठीक है, ये सब याद रखेंगे इस बात को। जो हमारा डीएनए प्रेजेंट है इनसाइड द न्यूक्लियस, द होल डीएनए इज नॉट फंक्शनल। हमारे डीएनए पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं अलग कलर से दिखा देती हूँ। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर अलग कलर में स्मॉल स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है,
जो कि फंक्शनल होते हैं, बाकी रेस्ट पार्ट फंक्शनल नहीं होता है डीएनए का। तो मैं ये दिखा रही हूँ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, बस ठीक है, इस तरह से। आई थिंक विजिबल है ये कलर और नॉट बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, ठीक है। तो और ये कहाँ से विजिबल होगा? हमारे डीएनए के ऊपर स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं। ये स्मॉल स्मॉल सेगमेंट जो हैं यही फंक्शनल पार्ट होता है डीएनए का, और रेस्ट डीएनए हमारा फंक्शनल नहीं होता है। अब इस पार्ट को क्या कहते हैं? इस पार्ट ऑफ डीएनए को, जो कि फंक्शनल पार्ट है हमारे डीएनए का, इसको कहते हैं क्या है बच्चा? इनको कहते हैं हम हमारे प्यारे जीन्स, इनको जीन्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको लेबल कर लें, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअल में? दोनों स्ट्रैंड्स पे जो मैंने बना रखे हैं, दीज आर द जीन्स। व्हाट आर जीन्स? व्हाट आर जीन्स? पहले तो हमने कहा दीज आर द स्मॉल स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना, क्योंकि डीएनए से तो मिलकर डीएनए के स्ट्रैंड को मैंने खींचा, बाहर निकाला, दोनों स्ट्रैंड को आपको दिखा दिया खोल के बड़ा बड़ा, ठीक है। तो और इसके ऊपर मैंने कहा छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं जो डीएनए से ही मिलकर बनते हैं। तो दीज आर द स्मॉल जीन्स आर द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के हैं स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स हैं, ठीक है, विच आर फंक्शनल, ठीक है। क्या होते हैं? विच आर फंक्शनल। क्या फंक्शन करते हैं? दे आर फंक्शनल एंड दे आर एबल टू कंट्रोल द कैरेक्टर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग कैरेक्टर्स, कि यही है मेन, ठीक है। पर हम बोलते हैं डीएनए। डीएनए क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए के ही तो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जो कि फंक्शनल हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू कैरी द कैरेक्टर्स। इतनी बात समझ आई, ठीक है, इतनी बात समझ आई। क्या कहा मैंने? कि हमारा जो ये चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें हमें इनहेरिटेंस के बारे में मॉलिक्यूलर लेवल तक जाकर स्टडी करना है, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है? पेरेंट से बच्चों के अंदर कैरेक्टर्स का जाना, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। डीएनए में भी मोर एप्रोप्रिएट टर्म जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। मतलब पेरेंट से बच्चों में, ठीक है, कुछ जीन्स जाते हैं और उन्हीं जीन्स की वजह से वी रिजेंबल टू आवर पेरेंट्स, ठीक है। हम अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। जैसे मेरी नाक अगर मेरी मम्मी की जैसी है तो मतलब मेरी मम्मी के वाले जीन जो हैं, जो कि कंट्रोल कर रहे हैं द शेप ऑफ द नोज, ठीक है, वो मेरे अंदर आए हुए हैं, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस का मतलब हुआ। और मतलब कि अगर डीएनए रिस्पॉन्सिबल है इस इनहेरिटेंस में, ठीक है, या कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल है इस इनहेरिटेंस में, तो हमें उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करना है। वो किन चीज़ों से बना है, ठीक है, किन चीज़ों से नहीं बना है डीएनए हमारा, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करना है इस चैप्टर में, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। और ये चैप्टर आपका पूरा डीएनए 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 से ही भरा पड़ा है, ठीक है। क्या क्या है इस चैप्टर में देख लेते हैं। चलो, पहले तो इतना डीएनए के बारे में किया, तो सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पे डीएनए तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ कि पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में हमें। हमारे इस चैप्टर में, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें सबसे पहले तो, अगर इतना डीएनए अभी डिस्कस कर लिया है, तो सबसे पहले तो डीएनए तो पढ़ना ही पढ़ना है। डीएनए के बारे में पढ़ना है, डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, डीएनए किन चीज़ों से मिलकर बना है, डीएनए किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और साथ में हमें करने हैं कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। इसी के अंदर हमें कुछ
अर्ली एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। क्यों करने हैं वो एक्सपेरिमेंट्स? इनिशियली बेटा कोई नहीं जानता था कि ये जो हम हैं, हम अपने पेरेंट्स से क्यों रिजेंबल करते हैं, कैसे ये कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है, ये कोई नहीं जानता था। कौन है ये जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर? आज तो बड़े हम ऐसे बोल रहे हैं ना कि डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल, मोर अप्रोप्रिएट हम जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल, आज हम बोल रहे हैं, ठीक है। बट अर्ली टाइम पे जब इतने अच्छे माइक्रोस्कोप्स नहीं होते थे, ठीक है, इतना अच्छे से कोई जानता नहीं था, ठीक है, कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उस टाइम पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जिनमें से हमें 3 एक्सपेरिमेंट स्टडी करने हैं। उन 3 एक्सपेरिमेंट्स के एंड में हमें पता चल जाता था, पता चल जाएगा कि ये जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। आज तो हम बोल रहे हैं डीएनए, ठीक है, बट उसमें पढ़ना है हमें कि कौन रिस्पॉन्सिबल था। अगर आपको सुन के हैरानी होगी, पहले जो थे डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन को मानते थे। इन तीनों में से कोई है जो जेनेटिक मटेरियल एक्ट कर रहा है, कोई है इन तीनों में से जो कि कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र कर रहा है, और जो सबसे ज़्यादा अच्छा दावेदार था इन तीनों में से वो प्रोटीन था, ठीक है। पर प्रोटीन तो है नहीं, आज तो हम डीएनए पढ़ते हैं, ठीक है। तो डीएनए, इन एक्सपेरिमेंट में हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दिस हम स्टडी करेंगे रेप्लिकेशन। अब ये रेप्लिकेशन क्या होती है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्टडी करेंगे, क्या डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। अब ये रेप्लिकेशन क्या होती है आगे आएंगे। बेटा हमने कहा कि ये जो इनहेरिटेंस है, मतलब पेरेंट से बच्चों में कैरेक्टर जाना, इसके लिए कहीं ना कहीं डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। तो डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए के पास है बेटा सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे मैं हूँ, है ना, अच्छा मेरे बाल कैसे होंगे, मेरे आई का कलर कैसा होगा, मेरे स्किन का कलर कैसा होगा, मेरी कितनी हाइट होगी, ठीक है, मतलब ऑल दीज कैरेक्टर्स, ठीक है, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है। मतलब डीएनए कैरी ऑल द इंफॉर्मेशन, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए के पास है। अब डीएनए क्या करता है? डीएनए जो है वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं जिसको, मतलब डीएनए से ही डीएनए की कॉपी बनना, ठीक है, डीएनए से ही डीएनए की कॉपी बनना, डीएनए से ही डीएनए की कॉपी बनना, दिस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। इसको क्या कहते हैं बच्चे? इसको डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें टॉपिक पढ़ना है, मतलब, ठीक है। अब ये डीएनए सारी सारी इंफॉर्मेशन कैरी करके बैठा है, सारी इंफॉर्मेशन है इसके, सब जानता है ये, ठीक है। अब ये क्या करता है बेटा? इट्स लाइक अ बॉस ऑफ द कंपनी, ठीक है, सेल का बॉस है ये, ठीक है, डीएनए। तो ये क्या कर रहा है? इसके पास ये सब जानता है, सारी इंफॉर्मेशन है इसके पास। तो बॉस थोड़ी काम करेगा, काम करने वाले तो कोई और होते हैं ना, ठीक है, वर्कर्स, ठीक है, उसके अंडर जो काम कर रहे हैं वो काम, वैसे तो बॉस को बहुत काम होता है, ठीक है, बट फिर भी इसको समझने के लिए हम कुछ ऐसा ही समझ लेते हैं कि भाई डीएनए इज लाइक अ बॉस, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा जो डीएनए है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है इसके पास, कैसा आदमी बनाना है, कैसा फीचर्स होंगे, सारी इंफॉर्मेशन इसके पास है, ठीक है। ये आगे चलकर आरएनए बनाता है, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन इसके पास थी वो किसको ट्रांसफर कर देता है? आरएनए। मतलब हमारी बॉडी में भी आरएनए होता है, ठीक है। डीएनए एंड आरएनए बोथ कैन वर्क एज अ जेनेटिक मटेरियल, दोनों ही जेनेटिक मटेरियल एक्ट करते हैं। पर हमारी बॉडी की बात हो रही है तो मैं बोल रही हूँ डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो फिर क्यों आरएनए बनाता है ये? यहाँ पे जो आरएनए है, दैट आरएनए इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। हमारे केस में जो आरएनए बनता है, आरएनए इज नॉट द जेनेटिक, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। बहुत सारी जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके केस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, बट हमारे केस में नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है? डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन है, डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन दे देता है आरएनए। मतलब हमारा न्यूक्लियस में पड़ा हुआ डीएनए जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, ये अपनी इंफॉर्मेशन किसको ट्रांसफर कर देता है? आरएनए को, ठीक है। आरएनए बनाता है, डीएनए से आरएनए बनता है और सारी इंफॉर्मेशन आरएनए को चली जाती है। इस प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है।
आगे चल के मैं आपको बताऊंगी हमारे केस में जो आरएनए बनता है, आरएनए इज नॉट डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए, वी हैव सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए। ठीक है, हमारे पास डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए होता है, उस डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए से सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए बनता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से। अब आगे क्या होता है, ये जो सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए है ये आगे चल के फिर बनाता है प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, प्रोटीन्स बनाता है। इस प्रोसेस को भी कुछ कहते होंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ये भी बेटा हमने सारा पढ़ना है। ट्रांसलेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड, सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ये भी ठीक है। तो हमारे इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डीएनए पढ़ना है, इन एंड आउट सब कुछ पढ़ना है हमें डीएनए का, कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है, दूसरी बात हमें डीएनए से रिलेटेड अलग अलग प्रोसेसेस पढ़नी है, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से ही डीएनए का बनना, मतलब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन इज कॉल्ड, डीएनए टू डीएनए फॉर्मेशन इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। इसके बाद हमें करना है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन अभी बताया। डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनना दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। देन अभी कहा हमने क्या होगा, एक और प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन भी पढ़नी है हमें इस चैप्टर में। वो क्या प्रोसेस होती है, मतलब हमने डीएनए से आरएनए बना लिया, अब आरएनए से बनाने हैं हमें प्रोटीन, आरएनए टू प्रोटीन बनाना है। ठीक है, और बेटा यही प्रोटीन होते हैं जो कि सारा काम करते हैं, फंक्शनल पार्ट। ठीक है, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है पर वो वर्किंग यूनिट नहीं है। वर्किंग यूनिट कौन है, प्रोटीन। ठीक है, अच्छा सामने वाला पर्सन के आंखों का कलर कैसा होगा, प्रोटीन मेंटेन, ये बोलेगा भैया ब्लू बनाना, जो सामने वाला पर्सन है उसकी आईज का कलर ब्लू बनाना, बट डीएनए हैव द इंफॉर्मेशन, बट बनाने का काम द वर्किंग यूनिट इज प्रोटीन। जो वर्किंग यूनिट है वो हमारे प्रोटीन्स हैं। तो ट्रांसलेशन भी यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बीच में एक टॉपिक आएगा बच्चा, वो टॉपिक है जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड क्या होता है वो हम जब आएगा तभी बता पाएंगे। ठीक है, अभी नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इनके बीच में एक टॉपिक आएगा जेनेटिक कोड, तो वो भी हम करेंगे। ट्रांसलेशन के बाद हमारे पास आता है टॉपिक रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, वो भी हमें पढ़ना है। मतलब हमारी बॉडी में जीन्स हैं, वो जीन काम कैसे कर रहे हैं, कैसे अपना फंक्शन रेगुलेट कर रहे हैं, एक्सप्रेशन रेगुलेट कर रहे हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एक टॉपिक आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, इसमें मज़ा आएगा पढ़ते हुए। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बाद आएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मतलब ह्यूमन के जीनोम में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कैसा है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं बस इसके जस्ट बाद आपको बता दूंगी। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आएगा। ठीक है, एंड लास्ट टॉपिक रहेगा जो इस चैप्टर में, वो है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग डन। स्टार्ट कर ले चैप्टर। चलो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम विद डीएनए। डीएनए के बारे में कुछ तो हमने जान ही लिया, क्या कि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसके पास डबल एंटी पैरेलल 2 स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, 5 प्राइम एंड होता है 3 प्राइम, जो कि हमें पता है नहीं अभी तक कि होता क्या है, तो हम डिस्कस करेंगे। आओ पहले डीएनए को स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से, बहुत बेसिक से डीएनए स्टार्ट करेंगे। हमारा जो डीएनए है, ठीक है, आप सबको पता होगा। ठीक है, सब 11th क्लास में बायोमॉलिक्यूल पढ़कर आए हैं पढ़ के। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल में आपने एक मैक्रो बायोमॉलिक्यूल पढ़ा होगा विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ के आए। ठीक है, और पढ़ के आए हैं तो आपको पता होगा 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं।
एक डीएनए और दूसरा आरएनए। डन, लिख दे। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक होता है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। हमें अभी के लिए ये पढ़ना है, ठीक है, डीएनए पढ़ना है हमें, ठीक है, आरएनए नहीं पढ़ना। मैं काइंड ऑफ कंपैरिजन जरूर कर दूंगी, ठीक है, बट अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, डीएनए में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है। डीएनए एक तरह का पॉलीमर है। अब पॉलीमर क्या होते हैं? पॉलीमर लार्ज मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं पॉलीमर। ठीक है, सेकंड, हमारा डीएनए एसिडिक होता है। ठीक है, पता है। ठीक है, थर्ड थिंग, हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। डन है कि नहीं? है ना, ऐसा ही है। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि मेरा डीएनए, जो हमारा डीएनए है वो डीएनए कैसा है? पॉलीमर है, एसिडिक है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूँ कि ये एक पॉलीमर है, और पॉलीमर ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लार्ज होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो पॉलीमर ऑब्वियसली अगर लार्ज है तो कोई छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता होगा। पॉलीमर में ऑलरेडी लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है, तो ऑब्वियसली इस पॉलीमर को बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना। कौन किन चीज़ों से मिलकर बनता है बच्चे पॉलीमर? पॉलीमर को बनाने के लिए जो सिंपल यूनिट्स चाहिए होते हैं, उन यूनिट्स को हम मोनोमर कहते हैं। अगर मैं कह रही हूँ डीएनए एक पॉलीमर है, तो डीएनए का मोनोमर कौन है पता होना चाहिए। अगर मुझे समझना है डीएनए जो कि एक पॉलीमर है, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो मुझे सबसे पहले इजी क्या लग रहा है, ये समझना कि इसका मोनोमर मतलब किस चीज से मिलकर बना है ये पॉलीमर, वो अगर मैं समझ गई तो मैं समझ जाऊंगी कि डीएनए क्या है। ठीक है, तो मोनोमेरिक यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, तो बेटा अगर तुम न्यूक्लियोटाइड समझ गए, जिंदगी संवर गई, मतलब डीएनए समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले इजी चीज समझेंगे, मतलब सिंपल, ठीक है, एंड स्मॉल यूनिट समझेंगे, स्मॉल मोनोमेरिक यूनिट समझेंगे, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। और जब ये समझ में आ जाएगा तो हमें डीएनए समझ में आ जाएगा। हमारा डीएनए मिलकर बना है इन्हीं न्यूमरस बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर। ठीक है, हमारा जो डीएनए है वो बहुत सारे लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। अगर ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है तो इट इज़ नॉट रॉन्ग अगर मैं कहूँगी कि हमारा जो डीएनए है इट इज़ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बोल लेंगे इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जब मैं कह रही हूँ पॉली मीन्स मैनी, ठीक है, पॉली मीन्स मैनी, जब मैं कह रही हूँ कि डीएनए जो है, डीएनए को बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए, कितने, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड चाहिए, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड चाहिए, तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड चाहिए और कितने, मैनी। तो डीएनए को मैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कह सकती हूँ। डन, लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है, ठीक है, ये समझ आएगा तब जाके वो डीएनए समझ आएगा। न्यूक्लियोटाइड, तो पहले हम समझते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है। हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। फर्स्ट, नाइट्रोजन बेसिस, फर्स्ट है नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है,
है, क्या है क्या नहीं है, वी विल डिस्कस। ठीक है, सेकेंड थिंग जो हमें चाहिए होती है न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए, दैट इज पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, ये भी पढ़ा होगा बच्चे आपने बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, पेंटोज शुगर ऐसी शुगर्स होती हैं विच हैव 5 कार्बन, 5 कार्बन होते हैं इनके पास। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि शुगर बिलोंग टू कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को ही शुगर कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग तरह के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, सबसे सिंपलेस्ट काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट या सिंपलेस्ट काइंड ऑफ शुगर्स होती हैं जिनमें मिनिमम 3 कार्बन और मैक्सिमम 7 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये पेंटोज शुगर विच हैव 5 कार्बन, मतलब इन बिटवीन द 3 and 7। ठीक है, तो एक तरह का पेंटोज शुगर चाहिए होती है फॉर द मेकिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड। थर्ड थिंग जो मुझे चाहिए न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए वो है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, तो मतलब ये 3 चीज़ें अगर मुझे मिल जाएंगी मैं न्यूक्लियोटाइड बना दूंगी। ठीक है, तो ऐसे समझ लेंगे, है ना, कि अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी तो हमारा न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अच्छा, अगर न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड से जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, हमें डीएनए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए तो बन ही जाएगा। आ जाओ, नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन होते हैं। ठीक है, रिंग में कार्बन और नाइट्रोजन होते हैं। ये बेटा 2 तरह के होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस 2 तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड प्यूरीन एंड सेकेंड इज कॉल्ड पिरिमिडीन। पिरिमिडीन, ठीक है, दोनों ही नाइट्रोजन बेसिस हैं। उसके पास 2 रिंग्स होती हैं, इसके पास 6 कार्बन मेंबर्ड रिंग होती है। ठीक है, उसके पास 9 मेंबर्ड रिंग होती है, 2 रिंग्स होती हैं उसमें, और इसमें 1 रिंग होती है। ठीक है, बाद में चल के मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर्स बना के दिखा दूंगी। प्यूरीन, प्यूरीन के एग्जाम्पल है हमारे पास 2, दैट इज एडेनिन, जिसको कि हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिटल ए। ठीक है, एडेनिन। और सेकेंड प्यूरीन का एग्जाम्पल है हमारे पास ग्वानिन। सेकेंड हमारे पास है ग्वानिन, और जिसको हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिटल जी। ठीक है, नाइट्रोजन बेस पिरिमिडीन, इसके एग्जाम्पल है हमारे पास, इसके एग्जाम्पल है हमारे पास साइटोसिन, जिसको कि डिनोट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ कैपिटल सी, एंड थायमिन, जिसको कि हम डिनोट करते हैं विद कैपिटल टी। ठीक है, तो मुझे न्यूक्लियोटाइड बनाना है, किसका न्यूक्लियोटाइड, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बनाना है, तो मुझे चाहिए होंगे नाइट्रोजन बेसिस। और नाइट्रोजन बेसिस भी 2 तरह के होते हैं, प्यूरीन, पिरिमिडीन। इसके एग्जाम्पल लिख दिए, इसके एग्जाम्पल लिख दिए। यहीं पे एक चीज़ और बताऊंगी, प्यूरीन ऑलवेज फॉर्म बॉन्ड विद पिरिमिडीन। ये जो प्यूरीन है ये हमेशा बॉन्ड बनाते हैं, किसके साथ, पिरिमिडीन। ठीक है, लिख दें यहाँ पे, ऑलवेज फॉर्म बॉन्ड विद पिरिमिडीन। मतलब जो प्यूरीन है, मतलब एडेनिन और ग्वानिन, ये हमेशा बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे, साइटोसिन या थायमिन के साथ। तो एडेनिन विच इज अ प्यूरीन, ये किसके साथ, कौन से थायमिन, थायमिन तो 2 हैं, ये किसके साथ बॉन्ड बनाता है, इट ऑलवेज फॉर्म बॉन्ड विद, मिट जा, एडेनिन विच इज द प्यूरीन, इट ऑलवेज फॉर्म बॉन्ड विद थायमिन। ठीक है, थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है। और ग्वानिन विच इज अ प्यूरीन, इट ऑलवेज फॉर्म बॉन्ड विद साइटोसिन के साथ। ऊपर नीचे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो आप सीधा सीधा लिख लेना। ठीक है, तो एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। अब कितने बॉन्ड,
ठीक है, मैं समझ गए, प्यूरीन हमेशा प्यूरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा इन अ डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए के स्ट्रक्चर में हमेशा प्यूरीन पिरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, पर जो एडेनिन है वो थायमिन से कितने बॉन्ड बनाएगा और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा। तो एडेनिन ऑलवेज फॉर्म डबल बॉन्ड विद थायमिन, थायमिन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, और जो हमारा ग्वानिन है इट ऑलवेज फॉर्म ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड विद साइटोसिन। याद रखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड है ये, ठीक है। तो एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दैट इज पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर अभी आपको बताया 5 कार्बन की शुगर होती है। इसके एग्जाम्पल मैं बता दूं तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास फर्स्ट राइबोज शुगर, मतलब अगर पेंटोज शुगर का एग्जाम्पल है तो ये भी 5 कार्बन का ही शुगर है, राइबोज, ठीक है। एंड सेकंड है डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। आपने बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में दोनों ही पढ़े हैं, ठीक है। आपने डीऑक्सी राइबोज भी पढ़ा है, आपने राइबोज भी पढ़ा है। मैं अभी आपको राइबोज शुगर ड्रॉ करके दिखाऊंगी, ठीक है, और राइबोज शुगर से आप डीऑक्सी राइबोज भी समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए राइबोज शुगर ड्रॉ कर रही हूँ। हमारी जो राइबोज शुगर है उसमें सीधा सीधा हमें क्या पता है, हमें सीधा सीधा पता है 5 कार्बन तो होते ही हैं, तो 5 कार्बन तो बना ही लो, 3 4 और 5 कार्बन तो बना लो। लेबलिंग भी कर दो, कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, कार्बन 5 है। जो कार्बन 1 होता है उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, ठीक है, तो मैं लगा देती हूँ, लो CHO। और बाकी जितने भी कार्बन हैं उनके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है, तो लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, ठीक है। जो कार्बन 1 होता है इन द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, CHO लगा दिया है मैंने, और बाकी सारे जो है वो क्या होते हैं, हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसकी वो पूरी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। यहाँ पे कार्बन ने कितने 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना लिए, खत्म काम। यहाँ पे हो गए 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 है, एक और हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पे भी ये और ये है, ये है और ये है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास राइबोज शुगर का लीनियर स्ट्रक्चर। दिस इज द राइबोज शुगर का लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। अब आप कई बार बुक्स में देखते हो कि लीनियर स्ट्रक्चर होता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो राइबोज का लीनियर स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया, अगर मुझे राइबोज का ही साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो कैसे करना है। अगर आपको लीनियर स्ट्रक्चर आ गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। कैसे, आओ, जब भी आपको लीनियर स्ट्रक्चर से, जैसे राइबोज का लीनियर स्ट्रक्चर है, तो अगर लीनियर स्ट्रक्चर से आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है उसका हाइड्रोजन अपनी यहाँ की लोकेशन छोड़कर कहाँ जाएगा, इसके पास चला जाएगा। ऑब्वियसली अगर ऐसे कोई लॉन्ग सी चीज़ है, ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर जैसे आपको ये दिख रहा है, अगर मान लो ये यहाँ है, अगर यहाँ का हाइड्रोजन उठ के बोल रहा है मैं इसके साथ बॉन्ड बनाऊंगा, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे राउंड नहीं हो जाएगी। ये वाली स्ट्रक्चर जो ऐसे है अभी, और यहाँ का एक हाइड्रोजन बोल रहा है मैं इसके साथ बॉन्ड बनाऊंगा पहले वाले के साथ, तो ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे गोल नहीं हो जाएगा, ये गोल नहीं हो जाएगा, तो यही तो बनेगा, यही तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। यहाँ 5 कार्बन है तो 5 मतलब पेंटागनल स्ट्रक्चर बनेगा एक, तो है ना, सीधा सीधा पेंटागनल बना लो। पेंटागनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है ना, 5 भुजाओं वाली बना दी, ठीक है। लेबलिंग करो, मैं अगर बोलूँ दिस इज द कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, अभी कार्बन 4 तक ही देखो, ठीक है। अब देखो जरा इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को, मैंने कहा ये स्ट्रक्चर कैसे बनी, यहाँ पे बैठा हुआ हाइड्रोजन को पता नहीं कुछ हो गया, ठीक है, क्या हो गया,
इसने बोला मैं इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, मैं इसके साथ बॉन्ड बनाऊंगा ऊपर, ठीक है। तो ये जो लीनियर स्ट्रक्चर आपको विजिबल थी, ये आपको ऐसे गोल बंद जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा क्योंकि 5 कार्बन है, ठीक है। गोल नहीं होगी, 5 होंगे क्योंकि 5 कार्बन है, पेंटागनल स्ट्रक्चर होगी ये। अब देखो कार्बन 4 को यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कार्बन 4 पे क्या लगा हुआ है, पहले नहीं अब, जब यहाँ से ये वाला स्ट्रक्चर, जब यहाँ से ये वाला H उड़ चुका है, जा चुका है, ठीक है, कहाँ जा चुका है, ऊपर, तो यहाँ क्या बचा हुआ है, हमारे पास यहाँ बचा हुआ है ऑक्सीजन। तो लगाओ कार्बन 1 की ऑक्सीजन, ये लगा दी मैंने, ये है ऑक्सीजन, यहाँ थी कार्बन 4 पे, अब ये ये है कार्बन 4, ठीक है, ये कार्बन 4 है, तो इसके कार्बन 4 के यहाँ लग गई ऑक्सीजन, ये वाला डन हो गया। क्या बचा अभी, हाइड्रोजन लगाना बचा, ये है हाइड्रोजन लगा हुआ, सिंपल। कार्बन 1 पे आओ, क्या लगा हुआ है, एक तरफ H लगा हुआ है, एक तरफ OH लगा हुआ है, OH, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन उठकर कहाँ जा चुका था, यहाँ पे जा चुका था ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, एक तरफ H और एक तरफ OH मिलेगा, ठीक है, ठीक है। ये ऊपर नीचे अल्फा बीटा का फर्क होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऐसे ही बना देती हूँ, चलो एक जैसा ही सारा, H एंड OH बना देती हूँ, ठीक है। सेकंड कार्बन को देखो क्या लगा हुआ है, एक तरफ OH लगा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, दिस इज द सेकंड कार्बन। तो एक तरफ H लगा हुआ है और एक तरफ हाइड्रोक्सी OH लगा हुआ है। कार्बन 3 को देखो क्या लगा हुआ है, एक तरफ लगा हुआ है हाइड्रोजन और दूसरी तरफ लगा हुआ है हाइड्रोक्सी ग्रुप। कार्बन 4 तो हम पहले ही बना चुके हैं, कार्बन 4 के एक साइड पे लगा है ऑक्सीजन और एक साइड पे लगा है हाइड्रोजन। अब कार्बन 5 कहाँ गया, हमारी तो सारी जगहें कवर हो गई। कार्बन 5 कहीं ना कहीं, ये पूरा कार्बन 5 के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। कार्बन 5 कहाँ जुड़ा हुआ है, कार्बन 4 के साथ जुड़ा हुआ है, बॉन्ड के साथ दिख रहा है ना। तो ये जो कार्बन 4 के साथ जुड़ा हुआ है, ये लो कार्बन 5, ये है कार्बन 5 हमारा। और कार्बन 5 के साथ क्या लगा हुआ है, लगा दो, एक तरफ लगा है OH, एक तरफ लगा है हाइड्रोजन और एक तरफ लगा है एक और हाइड्रोजन, बन गया स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर। जहां आपको लीनियर स्ट्रक्चर आता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। सिंपली क्या करना है, द सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ एवरी शुगर, किसी भी शुगर का जो है, चाहे वो पेंटोज शुगर है, फिर वो चाहे हेक्सोज शुगर है, जी कोई भी शुगर है आपके पास, आपको सेकंड लास्ट कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ से हटा के टॉप पे जाके जो कार्बन का ऑक्सीजन लगा है उसके साथ लगा देना है। और ये स्ट्रक्चर फोल्ड होके, ऐसे फोल्ड होके, मेरा पूरा हाथ फोल्ड नहीं हो पा रहा है, ठीक है, पूरा फोल्ड होके ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस शुगर। तो हमने कहा हमारी न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए मुझे पेंटोज शुगर चाहिए, और पेंटोज शुगर मैंने बताई एक होती है राइबोज और एक होती है डीऑक्सी राइबोज। राइबोज का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, दोनों ही, एक लीनियर और एक ड्रॉ कर दिया साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन है डीऑक्सी, क्या डिफिकल्ट है डीऑक्सी। राइबोज में अगर तुम डीऑक्सी लगा दो, है ना, तो डीऑक्सी राइबोज नहीं बन रहा वर्ड, राइबोज के नाम में के आगे अगर तुम डीऑक्सी लगा दो तो डीऑक्सी राइबोज नहीं बन रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीऑक्सी, अब यहाँ पे डीऑक्सी मतलब डी रिमूवल, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल, कि राइबोज के स्ट्रक्चर में आपको ऑक्सीजन रिमूव कराना है। अगर आपने ऑक्सीजन रिमूव करा दिया यू विल गेट डीऑक्सी राइबोज। क्या डिफिकल्ट है ना। ये हमारे पास राइबोज है, लीनियर एज वेल एज साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर में से, जिसको अभी हम क्या कह रहे हैं, राइबोज का स्ट्रक्चर कह रहे हैं, अगर इसमें से हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो दिस स्ट्रक्चर विल बिकम डीऑक्सी राइबोज स्ट्रक्चर। तो कहाँ से करेंगे भैया, ऑक्सीजन तो बहुत है, ठीक है, कहाँ से करेंगे, हम रिमूव करेंगे बैक को, का बंद हो गई। तो मेरे पास अगर ये एक राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर का दोनों तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है।
अगर इसमें से मैं ऑक्सीजन रिमूव कर देती हूँ, आई विल गेट डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहाँ से रिमूव करना है? ऑक्सीजन रिमूव करना है बच्चे हमें कार्बन 2 से, मतलब ये कार्बन 2 है, कार्बन 2 में ऑक्सीजन विजिबल है, कहाँ है? ये है, मैंने रिमूव कर दी। तो दिस लीनियर स्ट्रक्चर बिकम डीऑक्सी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है। अब कार्बन 2 से एक ऑक्सीजन रिमूव की है, तो यहाँ पे भी तो करनी पड़ेगी, है ना? ये लो, कर दी। अब दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सी राइबोज शुगर। डिफिकल्ट था? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं नहीं ऐसे नहीं बोल रही मैं, ये इजी है। ठीक है, ये इजी है। ठीक है, राइबोज स्ट्रक्चर समझो, राइबोज स्ट्रक्चर समझो, उसमें से ऑक्सीजन रिमूव करो फ्रॉम द कार्बन 2, यू विल गेट डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, अब मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। ठीक है, मैंने लिखा है राइबोज और लिखा है डीऑक्सी राइबोज। डीएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है? डीएनए का नाम याद करो, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, सॉरी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो कौन सी शुगर होगी? ऑब्वियसली डीऑक्सी राइबोज शुगर इज फाउंड इन द डीएनए, डीएनए के अंदर होती है। ये वाली बेटा आरएनए में होती है। ठीक है, तो अभी आरएनए को छेड़ ही नहीं रहे हम, आरएनए के बाद डिस्कस ही नहीं कर रहे, अभी हम डीएनए पे फोकस्ड है। हम कर रहे हैं डीएनए का न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को में अंदर मुझे क्या क्या चाहिए? नाइट्रोजन बेसिस चाहिए, तो मैंने लिख दिए थे। मुझे चाहिए पेंटोज शुगर, कौन सी वाली लगेगी? ये लगेगी डीऑक्सी, राइबोज नहीं लगेगी, राइबोज नहीं होती है इसमें। ठीक है, डन। लास्ट थिंग जो मुझे चाहिए है न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप। इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। बना सकते हो, बहुत इजी। P को रखो सेंटर में, एक है। ऑक्सीजन कितनी है? 4, लगाओ 4, 1 2 3 एंड 4, लगा दिए 4। हाइड्रोजन कितने हैं? लगा दो 3, 1 2 3, लग गए। ऑक्सीजन पे लगाओ डबल बॉन्ड, बैलेंस ही फुल करनी है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप का भी फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारा डीएनए के लिए जो बेसिक यूनिट मुझे चाहिए, डीएनए को बनाने के लिए जो बेसिक यूनिट मुझे चाहिए वो है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किन चीज़ों से मिलकर बनता है? वो मिलकर बनता है नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब मुझे एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करके दिखाना है। ड्रॉ कर ले, मतलब हमें समझ आ गया कि इन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। अब ड्रॉ करने में क्या डिफिकल्टी? कोई नहीं डिफिकल्टी। आओ सेंटर में बना दो अपना प्यारा डीऑक्सी राइबोज शुगर, बना दो। अभी तो बना के आए, ये है ना, ये वाला डीऑक्सी राइबोज शुगर है। ठीक है, तो इसको बना दो सेंटर में। ठीक है, पेंटोस है तो भाई पेंटागनल स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा, तो ये पेंटागनल स्ट्रक्चर तो बना दिया। यहाँ कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 के पास एक ऑक्सीजन लगा हुआ है और ये ऑक्सीजन 1 के साथ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दो। ठीक है, यहाँ पे लगा दो OH, यहाँ पे H एंड OH ऊपर नीचे करते रहते हैं कार्बन 1 के, क्योंकि अल्फा बीटा 2 अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे भी H, बिकॉज देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन रिमूव किया था, तभी राइबोज डीऑक्सी राइबोज में चेंज हुआ था। ठीक है, यहाँ पे लिख दो H एंड OH और यहाँ लिख दो H, और कार्बन 4 के साथ हमारा कार्बन 5 जुड़ा होता है, जिसके एक साइड पे CH2 लगा होता है, CH और H, और यहाँ पे लगा है OH, लगा दिया। तो हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमें 3 चीज़ें लगेंगी। एक लगेगा नाइट्रोजन बेस, एक लगेगा पेंटोज शुगर, एक लगेगा फॉस्फेट ग्रुप। तो मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? ये तो बना ही दिया मैंने, है ना। अब आओ फॉस्फेट ग्रुप, ये भी चाहिए न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में, तो ये कहाँ लगा होता है फॉस्फेट ग्रुप? फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन करता है विद कार्बन 5 के साथ, कार्बन 5 के साथ आकर जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, जोड़ दे। फॉर्मूला याद रखो, क्या था? P सेंटर में, OH यहाँ पे, OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक है,
तो ऐसे हवा में तो नहीं रहेंगे, बॉन्ड बना के रहेंगे ना। अगर तुम्हें न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट बनाना है और तुम्हें पता है न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बनता है, तो तुम्हें क्या कराना पड़ेगा, इन दोनों का बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और बॉन्ड बनेगा भी, कैसे बनेगा बॉन्ड? विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे ये मिलजुल कर, यहाँ से ऐसे, यहाँ से मिलजुल कर ये क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे। कौन कौन? कार्बन 5 एंड फॉस्फेट ग्रुप मिलजुल कर वाटर रिमूव कर देते हैं यहाँ पे। तो वाटर रिमूव कर देते हैं यहाँ से, कर दो वाटर रिमूव, तो क्या बचेगा यहाँ पे? ऑक्सीजन बचेगा। एंड जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे बच्चा, ठीक है, इसका नाम याद रखना है आपको, ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, ये एक बॉन्ड बनेगा। द नेम ऑफ दिस बॉन्ड इज फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। बन गया ना, बहुत इजी था, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए 3 चीजें लगी, 2 लगा दी हमने, ठीक है। अब हमारा कौन सा पार्ट बचा हुआ है? इनमें से पेंटोज शुगर बना चुके हैं, फॉस्फेट ग्रुप बना चुके हैं, नाइट्रोजन बेस बचा हुआ है। नाइट्रोजन बेसिस कितनी तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं, 2 प्यूरिन और 2 पिरिमिडिन होते हैं। तो इनमें से कोई भी एक लगा होता है एक न्यूक्लियोटाइड पे। आप एडिनिन लगाना चाहते हो एडिनिन लगा दो, ग्वानिन लगाना चाहते हो ग्वानिन लगा दो, आप साइटोसिन लगाना चाहते हो थाइमिन लगाना चाहते हो थाइमिन लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ लगाएं? समझ गए, 4 हैं, कहाँ लगाएं? हम हमेशा कार्बन 1 पे लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बन 1 है, कार्बन 1 में भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन बेस लगा होता है। और जो नाइट्रोजन बेस है हमें पता है 2 कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, कौन कौन से? एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड में एक ही नाइट्रोजन बेस लगा होगा। इट माइट बी पॉसिबल कि एडिनिन लगा हो, इट माइट बी पॉसिबल कि ग्वानिन हो, साइटोसिन भी हो सकता है और थाइमिन भी हो सकता है। सिंपल ये बात है। तो बॉन्ड बना के ही रहेंगे। यहाँ पे भी पेंटोज शुगर ने बॉन्ड बनाया था, यहाँ पे भी बॉन्ड बना के नाइट्रोजन बेस से जुड़ा हुआ है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नाम याद रखना। एंड दिस इज आवर 1 कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। ये हमारा कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड है। दिस इज द न्यूक्लियोटाइड, ये हमारा कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड है। अब ऐसे ही मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे, देन वी विल गेट द डीएनए। डीएनए हमारे पास मिल जाएगा। कितना डिफिकल्ट था? कुछ भी नहीं था, आपको न्यूक्लियोटाइड ही समझना था। अगर एक न्यूक्लियोटाइड तुम समझ गए, मल्टीपल तो एक चेन से जुड़ते जाएंगे ना बच्चे, जुड़ते जाएंगे, ठीक है। आप बुक्स में देखोगे तो न्यूक्लियोटाइड के साथ एक और टर्म लिखी होती है, न्यूक्लियोसाइड। कुछ नहीं है न्यूक्लियोसाइड में। इस स्ट्रक्चर से, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड से अगर आप फॉस्फेट ग्रुप माइनस कर दो, यू विल गेट न्यूक्लियोसाइड। आपके पास न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर या न्यूक्लियोसाइड आपको मिल जाएगा। मतलब न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट ग्रुप। अगर मुझे इसी स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसाइड बनाना हो, मुझे क्या मिटाना पड़ेगा? क्या मिटाना पड़ेगा मुझे? अगर मैं ये बोल रही हूँ दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड, अगर मैं बोलूँ इसी को मुझे न्यूक्लियोसाइड बनाना है, तो मुझे क्या रिमूव करना पड़ेगा? न्यूक्लियोटाइड में से माइनस कर दो फॉस्फेट ग्रुप, मतलब रिमूव कर दो फॉस्फेट ग्रुप। अगर तुम ये रिमूव कर दोगे, ठीक है, अगर तुम ये रिमूव कर दोगे, देन यू विल गेट न्यूक्लियोसाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड नहीं रहा, ठीक है, ये क्या रहा? ये क्या रहा? इट बिकम न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे H दोबारा लगा लेते हैं, क्योंकि H तो गया था बॉन्ड बनाने ना, वाटर रिमूव करके। तो ये अब न्यूक्लियोटाइड नहीं है, अब ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, अब ये क्या है? दिस इज न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो डीएनए को बनाने के लिए हमें न्यूक्लियोटाइड की लॉन्ग चेन लगती है, ठीक है। और अगर एक न्यूक्लियोटाइड तुम समझ गए हो, लॉन्ग चेन बनाना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, वो भी बन जाएगी, ठीक है। डन।
ये हमारा बेसिक से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है, कि डीएनए क्या है, एक पॉलीमर है, और पॉलीमर अगर पॉलीमर है तो किसी ना किसी मोनोमर से मिलकर बनता है, तो मोनोमर है हमारा न्यूक्लियोटाइड। हमारा आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड एक पॉलीमर है, पहली तो बात, ठीक है, और ये भी मोनोमर से मिलकर बनता है। इसका जो मोनोमर है वो भी न्यूक्लियोटाइड ही है, बट क्या डिफरेंस है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में? देखो आगे, यहाँ से जानते हो तुम, यहाँ क्या जानते हो, ये अभी पहले हमने डीएनए का न्यूक्लियोटाइड किया था, अगर मैं अभी इसको आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बोलती हूँ तो कैसे? पेंटोज शुगर ये नहीं होगी, कौन सी होगी, ये वाली होगी। फॉस्फेट ग्रुप यही होगा। नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे ध्यान देंगे, नाइट्रोजन बेस हमारे ये नहीं होगा इन केस ऑफ आरएनए। आरएनए के केस में थायमिन नहीं होता है, आरएनए के केस में थायमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल से। तो ये याद रखेंगे बच्चे, दिस इज द डिफरेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। ये डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में, ठीक है। तो आज हमने बेसिक कर लिया कि इस चैप्टर में है क्या क्या, वो सब हमने डिस्कस कर लिया, एंड हमने डिस्कस कर लिया वन पार्ट, अभी पूरा नहीं हुआ है वैसे, ठीक है, दैट इज डीएनए के बारे में पूरा नहीं हुआ अभी तो हमने एक न्यूक्लियोटाइड बनाया है। अब उस न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाओगे विद द बॉन्ड, लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बना दोगे, यू विल गेट डीएनए, आपको मिल जाएगा। ये डीएनए कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, कैसे ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, आज नहीं करेंगे। आज आप इतना ही स्टडी करके आओगे कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा। अगर तुम्हारा एक न्यूक्लियोटाइड बन गया तो रिपीटेशन में न्यूक्लियोटाइड ही तो लगाने हैं डीएनए के केस में, ठीक है, तो ईजिली आपसे हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ। थैंक यू।